नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग आज एक बहुत ही अलग हाउसिंग द रिपब्लिक, ये जो हमारा संसद भवन है ना, रिपब्लिक तो यही है ना, यहाँ से हम लोगों को चुन के संसद भवन में भेजते हैं। तो संसद का इतिहास है, संसद भवन का भी एक शानदार इतिहास है। वो शानदार इतिहास जो संसद भवन का है, उसको शब्दों में उकेरा है। मुझे लगता है पहली बार ही शायद ये प्रयास किया गया होगा कि पार्लियामेंट हाउस का हिस्ट्री, उसकी ऑटोबायोग्राफी या उसकी बायोग्राफी लिखी गई है। ये लिखी है शोभना के नायर ने। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, द हिंदू में अपनी सेवाएं दे रही हैं और अब लेखक भी हैं। बहुत बढ़िया इन्होंने किताब लिखी है, 256 पेज की किताब है, नाम है उसका हाउसिंग द रिपब्लिक। तो इससे जुड़े बहुत शानदार किस्से हैं। रायसीना हिल्स पर ये कैसे आया, हिल में क्यों बना, ये 144 खंबे क्यों हैं, और क्यों यही जगह क्यों चुनी, दिल्ली में बहुत सारी जगह थी। ये तमाम इश्यूज हैं, इन पर हम लोग बातचीत करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग। और एक और बात, पाकिस्तान की संसद भी यहीं शुरू हो, ये भी एक प्रस्ताव आया था। उन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ गई हैं इस किताब की लेखिका शोभना के नायर। शोभना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। थैंक यू सो मच। शोभना जी, आपने गोल इमारत का जिक्र किया, उसमें हमने भी बहुत साल अपने चप्पल घिसाई हैं। आप भी जाती रही हैं कई साल तक, और वो इतनी जबरदस्त फैसिनेटिंग बिल्डिंग है कि आप उसमें कितना भी घूमो, हर बार आपको कुछ न कुछ नया दिख ही जाता है जी। तो आप जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि आप इस पर एक किताब लिखने वाली हैं, और ये किताब कितने रुपए की है, किसने छापी है, जरा इसकी तस्वीर भी आप दिखा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों के लिए। जी, तो कहाँ मिलेगी? ये है किताब हाउसिंग द रिपब्लिक। ब्लूम्सबेरी पब्लिशर हैं इसके, और 699 की है, और ये आपके बुक स्टोर्स में और ऑनलाइन सभी प्लेटफॉर्म्स में ये अवेलेबल है। किताब लिखने का जब 2022 में ये प्रपोजल शुरू हुआ कि पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है रिटायर की जाएगी, तो मुझे याद है कि मॉनसून सेशन था शायद, और पैंडेमिक के दौरान हम लोगों का आना जाना पार्लियामेंट में काफी रुक सा गया था। बट जब 2022 में खुला और हम लोग काफी उत्साह में सुबह जल्दी पहुंच जाते थे, तो उसमें से एक ऐसी सुबह जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये पुरानी बिल्डिंग अब जाने वाली है, क्योंकि नई बिल्डिंग का एक खाका तैयार हो रहा था। एक ग्रीन कलर की, हरी रंग की शीट लगी हुई थी नई बिल्डिंग पे, और उसके पीछे से पुरानी बिल्डिंग मतलब झांकती हुई नजर आती थी। तो एक कहीं ना कहीं मन में एक दर्द सा महसूस हुआ कि ये जो बिल्डिंग जिसमें हमने इतना समय बिताया है और हम लोगों ने कितनी यादें हैं, ये कहीं ना कहीं जा रही हैं। तो किसी न किसी को तो इसकी कहानी भी लिखनी चाहिए, क्योंकि ये कोई साधारण बिल्डिंग तो है नहीं। यहाँ पे इंडिया की हिस्ट्री लिखी गई, और पल पल इंडिया का फ्यूचर भी यहीं पे बनता आया है। हमारा पास्ट और हमारा फ्यूचर दोनों की ही संरचना यहाँ पर हुई है इस बिल्डिंग पे। तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये मन में था कि करना है, और थैंकफुली लिख पाई। बहुत ही बढ़िया, अच्छा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि इसके साथ आप जैसे, हम जैसे सैकड़ों पत्रकारों की, और पत्रकारों के अलावा शोभना जी कितने सांसद हैं जो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो यादें हमेशा रहती हैं उनके दिमाग में। और कितने, हम लोग सांसदों का जिक्र करते हैं, कितने सारे सांसदों के सहयोगी होते हैं जो पीएज हैं, ड्राइवर्स हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत यादगार चीज है। तो ये बड़ा अच्छा आपने किया है, बहुत अच्छी कोशिश। तो थोड़ा सा बताइए ना, ये जगह क्यों चुनी गई? रायसीना हिल्स, वहां पर है राष्ट्रपति भवन, ये जगह वहां पर चुनी गई, उसका कोई खास कारण था क्या? और यहाँ पर क्या पहले कुछ और था, कुछ गांव बसते थे क्या? तो रायसीना जो है वो एक गांव 1911 में जब ब्रिटिश सल्तनत ने ये निर्णय लिया कि उनकी जो कैपिटल सिटी है वो कलकत्ता छोड़ के दिल्ली आएंगे, तो फिर अगला प्रश्न ये उठा कि दिल्ली में कहाँ उनका नया कैपिटल बनेगा, नई कहाँ उनकी नई राजधानी बनेगी। इस पर आप माने या ना माने, पूरे एक
नहीं 2 साल इस पर निर्णय चलता रहा। और उसी के दौरान ये जब डिसीजन हो रहा था, उसी के दौरान हार्डिंग पर वो जो फेमस चांदनी चौक में उसका विजुअल आप लोगों ने कई जगह देखा होगा और हमने किताबों में पढ़ा है कि चांदनी चौक में कैसे वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग जा रहे थे हाथी के ऊपर बैठकर और उनके ऊपर एक बम फेंका जाता है चांदनी चौक में। तो ये भी किस्सा इसी दौरान हुआ जब वो राजधानी के लिए नई राजधानी के लिए दिल्ली में जगह ढूंढ रहे। तो काफी जगह स्काउट की गई और उसमें से जो लॉर्ड हार्डिंग जो उस टाइम के वाइसरॉय थे उनको सबसे ज्यादा जो पसंद आई थी वो राइसीना हिल थी। उसको पसंद आने का कारण ये था क्योंकि उस छोटे से पहाड़ के ऊपर से अगर आप चढ़कर देखें तो आपको पुरानी दिल्ली का पूरा नजारा नजर आता है। सामने हुमायूं टूम्ब नजर आता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो वर्तमान और दिल्ली का जो पास्ट है सबको एक तरह से बांधती हुई और उसके बीचों बीच खड़ी वो एक छोटी सी पहाड़ी है। तो निर्णय लिया गया कि रायसीना हिल के ऊपर गवर्नमेंट हाउस उस टाइम का गवर्नमेंट हाउस जो वाइसरॉय का हाउस और जिसको अभी हम राष्ट्रपति भवन के रूप से जानते हैं उसको वहां बनाया जाए। अब उनको नए दफ्तरों के लिए भी बिल्डिंग चाहिए थी जो 2 सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग 2 ब्लॉक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग की बनाई चाहिए। 2 आर्किटेक्ट इस प्रोजेक्ट के लिए हायर किए गए एडविन लुटियंस और रॉबर्ट बेकर। एडविन लुटियंस जो 1911 में जो टीम आई थी इंग्लैंड से 3 लोगों की टीम थी उसके भी मेंबर थे। टाउन प्लानिंग टीम थी जिनको ये निर्णय लेना था कि नई राजधानी कहाँ बनेगी दिल्ली में। बट एडविन लुटियंस हमें ये एक इम्पोर्टेंट बात है जो नोट करनी चाहिए कि एडविन लुटियंस उस समय तक उन्होंने कभी किसी पब्लिक प्रोजेक्ट में काम नहीं किया था। वो एक प्राइवेट आर्किटेक्ट थे। तो कई जो जिनके बहुत रिच एंड फेमस लोगों के कंट्री हाउसेस बनाते थे। तो जैसे आपका एक घर बॉम्बे में है और एक घर लोनावला में है और लोनावला का बंगला जो है वो लुटियंस बना रहे हैं। उस तरह के वो आर्किटेक्ट उन्होंने कभी ऐसे किसी पब्लिक प्रोजेक्ट में नहीं काम किया। अब उन्होंने उनके ही दोस्त थे हर्बर्ट बेकर जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत एक्टिव थे। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका की जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है और जो उनके ऑफिशियल काफी सारी ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो हैं जो आज भी यूज में है उस पे हर्बर्ट बेकर ने काम किया है। इवन ग्रूट शूर करके एक बिल्डिंग है जहाँ पे अपार्थाइड का साइन किया गया था नेल्सन मंडेला और तब की सरकार ने बैठ के जो एग्रीमेंट साइन किया था वो उसी बिल्डिंग में साइन किया था जहाँ जो हर्बर्ट बेकर ने वहां पे बनाई। हर्बर्ट बेकर को एडविन लुटियंस ने और मतलब कुछ इस तरह के सर्कमस्टांसेस बैठे कि बेकर को भी बुलाया गया क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था किसी एक आर्किटेक्ट की बस का नहीं था अकेले करना। तो अब हर्बर्ट बेकर भी आते हैं। दोनों दोस्त हैं घनिष्ठ मित्र हैं पर मित्रता उनकी दूर से है मतलब चिट्ठियों के रूप में वो अपनी मित्रता को मेंटेन करके रखते हैं। बट उन्होंने कभी साथ में बहुत ज्यादा समय स्पेंड नहीं किया था बिफोर वो इस प्रोजेक्ट में जब एक साथ आए। अब बात उठी कि रायसीना की जो पहाड़ी है उसके ऊपर क्या सिर्फ वाइसरॉय का घर बनना चाहिए या फिर वो जो दोनों ऑफिस ब्लॉक्स हैं उसको भी रखना चाहिए। कहीं ना कहीं सहमति इस बात पर बैठी कि नहीं जो आज का राष्ट्रपति भवन है और वाइसरॉय का घर उसके अलावा दोनों के दोनों ऑफिस बिल्डिंग्स भी उन दोनों के इर्द गिर्द होनी चाहिए। फाइनल डिजाइन्स 1913 में लॉक किए जाते हैं और उस डिजाइन में एक और डिटेल ये लॉक की जाती है कि रायसीना की जो पहाड़ी है क्योंकि आपको अगर पहाड़ के ऊपर कुछ बनाना है तो उसको थोड़ा सा समतल करना पड़ेगा और उसको समतल करने के लिए
जो उसका ग्रेडियंट होता है, पहाड़ का जो ग्रेडियंट होता है उसका भी निर्णय किया गया। तो कहीं ना कहीं वो ग्रेडियंट का नंबर भी उसी वक्त 1913 में लॉक किया गया। बट ब्रिटियंस ने ये रियलाइज नहीं किया उस वक्त फॉर वेरियस रीजंस कि उनका जो मास्टरपीस है, जो वाइस रॉय का घर है, जो गवर्नमेंट हाउस है, वो सड़क से दिखाई नहीं, क्योंकि अगर राजपथ आपकी राजपथ की आप बात कर रहे हैं। जी जी पुराना इंडिया राजपथ आज का कर्तव्य पथ, अगर आप चले तो आपको बहुत देर तक राष्ट्रपति भवन वो डोम नहीं नजर आता है, तब तक आप उसके एकदम पास नहीं पहुंच, ऊपरी वो नजर आता है। और जब उन्होंने फाइनली रियलाइज किया 1914 या 15 में, तब गुस्सा हो गए कि ये तो मतलब मेरा जो सबसे बड़ा मास्टरपीस है उसको कोई देखने वाला ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो दिखाई ही नहीं देगा आम जनता को, क्योंकि ग्रेडियंट इस तरह से है कि सिर्फ नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ज्यादा क्लियरली नजर आएंगे। राइट, उन्होंने बिल्कुल। काफी चिट्ठियां लिखी, काफी पत्र लिखे, काफी लॉबी किया कि नहीं ये अभी भी समय है, इसका जो ग्रेडियंट है इसको ठीक कर दिया जाए। अब दिल्ली का नई दिल्ली की बनावट इस तरह से हो रही, ऐसे समय में हो रही थी, ऐसे समय में ये सिटी कंस्ट्रक्ट हो रही थी कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पहले आ गया। ये सिटी कंस्ट्रक्शन जो है दो वर्ल्ड वॉर के बीच होती है। तो वर्ल्ड वॉर आता है, आप किसी को इनकी रोने गाने में इंटरेस्ट नहीं है, ये आप रोते गाते रहे कि मेरा बिल्डिंग नहीं नजर आ रहा है, बट किसी के पास समय ही नहीं है। लोग जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैसा जोड़ रही है, आदमी जोड़ रही है भेजने के लिए वॉर में, एंड हम लोगों ने काफी पैसा और काफी संख्या में लोगों को भेजा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो जिसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, चर्चित नहीं है मसला। 1990 जब ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की जरूरत है, तो एडविन मॉन्टेगू रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, जिसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में जानते हैं। उस रिफॉर्म्स में ये निर्णय लिया जाता है कि एक एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। उस वक्त तक इस रिपोर्ट के आने के पहले के समय तक जो असेंबली की बिल्डिंग थी वो गवर्नमेंट हाउस के अंदर से ऑपरेट करती, बट अच्छा, राष्ट्रपति भवन के भीतर भीतर, क्योंकि तब तक जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी वो सब वाइसरॉय के घर के अंदर से ही चली। तो हमारी जो सबसे पहली लेजिस्लेटिव असेंबली थी वो बंगाल में, वहां तब के गवर्नर जनरल और राजभवन जो है बाद अभी में राज्यपाल वाइसरॉय राज्य उनके वहां से, हाँ उनके जो वहां से राज्यपाल का घर है। चलती। जी जी। ओके ओके। तो पहले निर्णय ये था कि गवर्नमेंट हाउस के अंदर बनेगा। अब 1919 के बाद निर्णय ये हुआ कि इसके लिए अलग बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। अब अलग बिल्डिंग कहाँ बनाए, तो एक तरह से ये आफ्टर थॉट है। अगर आप उस पूरी नई दिल्ली के डिजाइन में देखें तो ये एक अटपटी जगह पे बिल्डिंग खड़ी है, इसमें सिमेट्री नहीं बैठ रही। अगर आप ऊपर से एक एरियल शॉट देखें तो एक कोने में पार्लियामेंट बिल्डिंग धकेली हुई, तो वो बिल्डिंग वहां पे बनाने का निर्णय लिया। अब बेकर ने एक 3 विंग्ड बहुत एम्बिशियस सा एक डिजाइन बनाया था, जिसमें कि हर विंग में एक डिफरेंट। एक सेकंड शोभना जी, रोकना चाहूँ, एक सेकंड। मैंने अच्छा, ये इसको ट्रायंगुलर शेप का पहले बनाया गया था। पहले उन्होंने 3 विंग्ड स्ट्रक्चर बनाया था और हर विंग में एक डिफरेंट साइज और शेप का चेंबर होता, एक चेंबर सेमी सर्कुलर, एक ऑक्टागोनल चेंबर, एक स्क्वायर चेंबर, ऐसे करके उन्होंने बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाया था। बट लुटियंस को क्योंकि खुंदस थी कि उनका जो मास्टरपीस था वो कहीं ना कहीं उनको लगा कि बेकर की वजह से नजर नहीं आ रहा, और उनको खुंदस निकालने का ये सबसे बेहतरीन मौका उनको लगा
तो उन्होंने सारे के सारी ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी को समझाया कि नहीं, इसको सर्कुलर बिल्डिंग, ओके। तो इस तरह से हमको एक सर्कुलर पार्लियामेंट मिलता है। वेरी नाइस। तो इसमें हम लोग सबसे पहले कब आए? इस बिल्डिंग में दो चैम्बर्स बनाए जाएंगे, ये डिसाइड कब किया गया? और सेंट्रल हॉल का कॉन्सेप्ट कैसे आया? इस बिल्डिंग में इनफैक्ट और साथ ही आप ये भी बता दीजिए, ये भी जोड़ दीजिए अपने आंसर में कि ये जो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग है, पार्लियामेंट एनेक्सी है, इनका निर्माण बहुत बाद में हुआ क्या? ये तो बहुत ही बाद के स्ट्रक्चर्स है। तो जो सर्कुलर बिल्डिंग बनाई गई उसके अंदर इवन ओरिजिनली भी 3 चेम्बर्स तब भी मौजूद थे, डिजाइन किए गए थे, जिसको आज हम सेंट्रल हॉल बोलते हैं। वो एक लाइब्रेरी बिल्डिंग थी। वो एक, इसीलिए अगर आप देखें उसका जो हाइट है, रूफ का काफी ऊंचा रूफ है और सर्कुलर बिल्डिंग है, तो उसमें वो प्रॉपर लाइब्रेरी की शेप में ऑपरेट करता था। बट वो तब भी और आज भी, और मतलब पिछले 100 साल, करीबन 100 साल से वो एक तरह से एक मेल्टिंग पॉट है। तब भी वहां पे लोग मतलब आते थे, फिर साथ बैठते थे, करते थे। बट स्टेट, एक काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए उन्होंने अलग स्ट्रक्चर बनाया था, एक लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अलग स्ट्रक्चर बनाया था। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्ट्रक्चर था उसको हम लोकसभा के रूप में इस्तेमाल करते थे। और एक छोटा सा स्ट्रक्चर अगर आप देखें, जिसको पार्लियामेंट जब यूज में होती थी, तो वहां पे रीडिंग रूम जहां पे होता था, जहां पे एमपी लोग बैठते थे, सेंट्रल हॉल के एकदम ही बिल्कुल। साथ वो में जो एक वो छोटा दूध सा, वाला है और चाय वाली जो शॉप है उसके आगे से। हाँ, तो वो जो रीडिंग रूम था वहां पे प्रिंस, चेंबर ऑफ प्रिंसेस बैठता था, नरेंद्र मंडल। ओके ओके ओके। नरेंद्र मंडल बेसिकली जितना भी उस टाइम पे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो दूर से डेमोक्रेसी को आते हुए देखकर वो भी डर गए और उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोगों को भी एक जॉइंट प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है, जहां की हम ब्रिटिशर से नेगोशिएट करने के लिए हमारे को भी एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। उसका रिजल्ट था नरेंद्र मंडल। तो ये जो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने के हर दौर में किसी ना किसी ने रोका टोकी किया, किसी ने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। जैसे कि नरेंद्र मंडल को पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जगह क्यों दी जाए, ये एकदम लास्ट में 1920-21 में तक ये बात ब्यूरोक्रेसी में आपस में लड़ाई इस बात पे हो रही थी कि इसको जगह नहीं देनी चाहिए, ये हमारा लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, हम इसके लिए क्यों पैसा खर्च कर रहे हैं। फिर बात हुई कि हम लाइब्रेरी इतनी बड़ी क्यों बना रहे हैं, इसको छोटा कर देना चाहिए। तो इस तरह से काफी आनाकानी होती रही और वो सब इस किताब में डिटेल में मेंशन है कि किस तरह से डिटेल्स के कंस्ट्रक्शन। लिए जरूर दर्शकों को किताब पढ़नी चाहिए। अच्छा, मेरे को ये बताइए, 3 हॉल जो बनाए थे, एक तो आपने बताया लाइब्रेरी थी, एक जो अभी जो मतलब जब नई पुरानी बिल्डिंग जो है उसमें एक राज्यसभा थी, लोकसभा थी, तो उन दोनों बिल्डिंग्स में क्या क्या बैठता था उस जमाने में? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, उस टाइम पे भी काउंसिल ऑफ स्टेट्स था और लेजिस्लेटिव असेंबली, दोनों चेम्बर्स में उसके लिए बैठता था। बट ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 1927 में ये पार्लियामेंट, ये बिल्डिंग जो है इनॉग्रेट होती है। 1937 में हमें फेडरल कोर्ट मिलता है। तब तक हमारे पास अंडर द कॉलोनियल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई एक बॉडी नहीं थी। हम लोगों को अगर कोई लंदन भी जाना। केस में आपको अपील करनी थी तो आपको इंग्लैंड जाना पड़ता था, प्रिवी काउंसिल के पास, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, कई लोग कर नहीं पाते थे। तो बहुत दिनों से इस चीज की मांग थी कि एक सुप्रीम जुडिशियल बॉडी इंडिया में होनी चाहिए। तो फेडरल कोर्ट 1937 में बनता है और उसको भी जगह पार्लियामेंट बिल्डिंग में ही दी जाती है। तो जहां पे नरेंद्र मंडल बैठता है, क्योंकि नरेंद्र मंडल साल में सिर्फ एक बार ही बैठता था, बाकी टाइम वो उनकी जगह खाली थी और उस खाली जगह में फेडरल कोर्ट काम करता था। ओके, तो ये फेडरल कोर्ट जो था, जब हम लोग सेंट्रल हॉल से निकलेंगे और अभी राइट साइड में जब वहां से निकलेंगे तो लेफ्ट साइड में वो दूध वाली दुकान है,
वेर का वीटा बूथ है शायद, और राइट साइड में वो टी बोर्ड का एक चाय का शॉप है, और उसके सामने जो है वो था नरेंद्र मंडल, जहां सुप्रीम कोर्ट जी, बैठता था। जी, 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 इसमें आजकल रीडिंग रूम बन गया है, लोग शांति से जाके पढ़ सकते हैं। जी, जी, और उस वहां से बाहर निकल के जब हम लोग पूरा घूमेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज के दफ्तर है वहां पे। जी, जी, जी। वेरी नाइस। तो ये हमारी पहली बैठक कब हुई शोभना जी यहाँ? क्योंकि पुराना जो शुरुआत में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी थी वो तो दिल्ली सरकार वाले, दिल्ली का जो दिल्ली असेंबली है कोई दिल्ली। वो टेम्पररी वहां पे बैठी थी। 1927 में फरवरी में इसका इनॉग्रेशन होता है इस बिल्डिंग का, और उसके तुरंत बाद से यहाँ पे बैठक शुरू हो जाती है। तो और आपको एक फनी किस्सा बताऊं तो फर्स्ट फ्यू मतलब सप्ताह, कुछ ही सप्ताह बीते थे इनॉग्रेशन के, और एक दिन एक जो टाइल है ऊपर से, लोकसभा जो आज का लोकसभा बिल्डिंग है, आज का लोकसभा चेंबर है, उसमें से एक टाइल ऊपर से गिरती है सीधा सांसद के टेबल पर। तो उसमें भी काफी फिर हंगामा होता है कि अभी तो पार्लियामेंट नया बिल्डिंग बना है और अभी से उसके पत्थर नीचे गिरने लग गए हैं। तो फिर हर्बर्ट बेकर बहुत ही जल्दबाजी में टाइम्स, द टाइम्स, लंदन टाइम्स को चिट्ठी लिखते हैं कि ये कोई ईंट नहीं गिरी है, ये सिर्फ अकूस्टिक टाइल थी, अकूस्टिक टाइल, ताकि आवाज ठीक से सर्कुलेट हो, उसके लिए टाइल्स ऊपर से चिपकाई गई थी, उसमें से एक टाइल गिरी है और इससे कोई ज्यादा बिल्डिंग में नुकसान नहीं होगा। बट कुछ ही सप्ताह इनॉग्रेशन के बाद वहां पे मतलब पूरा फिर से टेंट लगा के उसको रिफर्बिश किया गया था। अभी तो लगता है वहां पे कुछ शायद लोहे की जाली लगा दी गई है ऊपर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, को ना हाँ, गिरे, वो सेफ्टी ताकि के लिए। गिरे ना, अब ना गिरे कुछ। हाँ, वो लोहे की जाली से उसको रोक दिया गया है। जी, तो जी। तो ये जो हमारी आखिरी, मुझे लगता है भगत सिंह ने जो बम फेंका था वो दिल्ली असेंबली में फेंका था। नहीं, भगत सिंह बम इधर फेंकते हैं, इस इधर बिल्डिंग फेंका, में। और दैट इज वाई दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जो पैरेलल है, भगत सिंह 2 साल बिल्डिंग के इनॉग्रेशन के 2 साल बाद 1929 में यहाँ पे बम फेंकते हैं विजिटर्स गैलरी से। और लोकसभा चैम्बर में था वो, दैट वाज इन द लोकसभा। जी, लोकसभा, लोकसभा गैलरी से वो बम फेंकते हैं और खड़े रहते हैं वहां पे, और फिर उनको अरेस्ट किया जाता है। और उसके बाद पूरा हिस्ट्री पता है हम लोग को, सबने सुना जी है जी। कि उन्होंने क्या क्या स्पीच दिया था और किस तरह से पैम्फलेट फेंके गए थे। बट जो इम्पोर्टेंट पैरेलल ये है कि वो जो एक तरीका था उस टाइम पे, वो जो बम फेंका गया था वो भी बहुत ही हल्का बम था, उससे उनको भी पता था कि किसी की कोई कुछ मौत नहीं होगी, किसी पे बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंचेगी। बट उन्होंने एक तरह से हम लोगों को एक टेम्पलेट दे दिया प्रोटेस्ट करने का, क्योंकि ना केवल जो 2023 में जब नई पार्लियामेंट बनती है तो वो जो 2-3 यंग लोग कूदते हैं पार्लियामेंट से, वो भगत सिंह क्लब के एक मेंबर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन ले रहे थे ओरिजिनल एजिटेटर से। पर और ना केवल ये, जो हमको लगता था कि जब 2023 में, जब मुझे एटलीस्ट ये लगता था जब 2023 में ये जो वाकया हुआ कि ये पहली बार है कि विजिटर्स गैलरी से, बट अगर आप पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड देखें तो 1950s और 1960s में इतने बारी विजिटर्स आकर वहां से स्लोगनरिंग करेंगे, पैम्फलेट्स हाँ बिल्कुल फेंकेंगे, ये बहुत ही रेगुलर राइट। काम होता था उस टाइम पे। और उनको दिन भर के लिए तिहाड़ में रखा जाता था, या पहले पहले कुछ सालों तो सिर्फ दिन भर पार्लियामेंट में रखा जाता था और फिर छोड़ दिया जाता था शाम तक। फिर 1970 के करीब करीब उनको तिहाड़ जेल में एक दिन के लिए रखना शुरू किया, कुछ घंटों के लिए, फिर छोड़ दिया जाता था। तो ये सब पार्लियामेंट तो और डिसेंट एक साथ चलता है। अब तो एनएसए लग जाता है। आई नो। अभी तो देखा हमने लास्ट इंसिडेंट जो हुआ था, वो आखिरी सेशन ही था शायद इस हाउस में। सॉरी। इस हाउस में आखिरी सेशन था शायद, वो जब वो बच्चे आ गए थे, जी, आखिर ऐसे ही उन्होंने कुछ बिल्डिंग था, का मतलब हाँ। शायद आखिरी था वो। हाँ, अच्छा ये बताइए फिर जब ये हाउस यहाँ आया 1927 में, तब वीपी पटेल, विठल भाई पटेल होंगे हाउ चेयरमैन, जी, ही वाज द चेयरमैन, जी, जी, ही वाज द शेफ। ही वाज सो पहले भारतीय भी थे और इस हाउस में वो पहले ही थे। पहले,
वेरी नाइस। तो इसमें और क्या ये जो खंबे की बात आप बताइए ना प्लीज। खंबे इतने लोग कहीं भी इस बिल्डिंग को देख लेंगे तो पहचान जाएंगे पार्लियामेंट हाउस है, तो इसका भी कुछ जी, कहानी है इसके पीछे? तो ये जो जो ये हम 144 पिलर्स हैं और जो कॉरिडोर है जो हम सबको बहुत पसंद है, और जो फोटोग्राफ्स में मतलब जितने भी रिपोर्टरों ने पार्लियामेंट कवर की है सबके पास खंभों के साथ एक फोटो जरूर है। और और जो डीपी भी भी है वो, पार्लियामेंट, हाँ, कितने सालों तक डीपी रहती है। हाँ, जो भी पार्लियामेंट घूमने जाते हैं वो भी मतलब वहां पे उनको फोटो एक खिंचानी होती है, एक एक मतलब। बट आपको जान के हैरत होगी कि जब ये बिल्डिंग नई नई बनी थी तो ये जो सर्कुलर कॉरिडोर है इसकी इतनी खिली उड़ी थी, लोगों ने इसको कंपेयर किया कि गैसोमीटर है, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कुश्ती की रिंग है, ऊपर से देखने से बहुत अगली लगता है। फिर किसी ने ये भी कमेंट किया कि अच्छा चलो बोर हो जाएंगे तो इधर रेस कर लेंगे, उसमें समय हो जाएगा। तो इस तरह से उसकी इनफैक्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि आप कितना भी दिल्ली की हिस्ट्री पर कोई भी किताब अगर पुरानी किताब अगर उठा के पढ़ेंगे तो इस बिल्डिंग का जिक्र नहीं होता है उन किताबों में, बहुत कम जगह जिक्र होता है। और जो भी थोड़ा बहुत जिक्र होता है वो बहुत ही बुरी एक तरह से उसको क्रिटिसाइज करते हुए होता है। तो वो उसका भी मैंने वो ट्रेस किया किताब में कि किस तरह से ओरिजिनल क्रिटिसिज्म कहाँ से शुरू होता है, और उसमें भी इंटरेस्टिंगली लुटियंस का हाथ है। सो इसमें जो हर्बर्ट बेकर और लुटियंस की जो झगड़ा है उसमें ना केवल बिल्डिंग का डिजाइन निर्णय करता है बल्कि बिल्डिंग किस तरह से रिसीव की जाती है उसका निर्णय भी वो झगड़ा कहीं ना कहीं डिक्टेट किया है। ओके, वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही शानदार। अच्छा, मैं ये एक और आखिरी बात जानना चाहूंगा, यहाँ पर जो लोग रहते थे, जिस इन गांव के जो लोग थे, उन लोगों का क्या हुआ, कहाँ गए वो लोग? वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स में है नहीं, हालांकि दैट आई हैव नॉट बीन एबल टू कवर पर से, बट आई एम श्योर बहुत लेट तक रायसीना के जो रेसिडेंट्स थे वो काफी उसमें एप्लीकेशंस डालते रहते थे फॉर हाँ, कॉम्पनसेशन, और हम सब ने वो कॉम्पनसेशन सब करना। कवर किया हुआ है। बिल्कुल, बट जिस तरह से लैंड एक्विजिशन होता है फॉर वेरियस पब्लिक प्रोजेक्ट्स एंड वहां के लोग को हटा दिया जाता है, उस तरह से यहाँ पर भी रायसीना के जो गांव वालों के साथ यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ, और कहीं ना कहीं वो ऑब्सक्योरिटी में चले जाते हैं क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, somehow history is written by the victors। एब्सोल्युटली। आपने इसमें ये भी जिक्र किया है कि पाकिस्तान की असेंबली भी यहीं पे होने वाली थी, वो भी एक इंसिडेंट आपने जिक्र किया, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, जरा बताइए ना। जी, जून 3 1947, क्योंकि उस टाइम पे जिन्हा काफी मतलब दिल्ली में ही रहते थे क्योंकि काफी आपको नेगोशिएशंस चल रहे हैं, आपका स्प्लिट होना है, आर्मी स्प्लिट होना है, एसेट्स में स्प्लिट होना है, काफी काफी नेगोशिएशंस चल रहे थे। अब पाकिस्तान, अब उनके सामने मसला ये आया कि उनकी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अभी तक बैठी नहीं थी, और ब्रिटिश ने ऑलरेडी इंडिकेशन दे दिया था कि दे आर गोइंग टू स्पीड अप द इंडिपेंडेंस 15 अगस्त जो निर्णय निर्णय जो डिसाइडेड डेट थी, ये पहले से हमेशा से ये कॉन्क्रीट इसका डिसीजन नहीं था। इनफैक्ट देयर वाज सपोज्ड टू बी डन अ फ्यू मोर मंथ्स, वन बिलीव दैट वन हैड अ फ्यू मोर मंथ्स। तो जून 3 तारीख को वो माउंटबैटन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि देखिए जो सेंट्रल हॉल है वहां पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो तो ऑलरेडी बैठ रही है। अब ये जो लोकसभा वाला जो चेंबर है वो खाली है, जो आजकल हम लोकसभा चेंबर जिसको बोलते हैं, ये खाली है, तो हमारी पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ बैठ सकती है। बैटन को भी लगा कि हाँ ये तो मतलब एक बहुत वैलिड सी रिक्वेस्ट है, खाली पड़ी है बिल्डिंग, ऑफ कोर्स बैठ सकते। तो उन्होंने भी नेहरू से पूछा। अब नेहरू भी बहुत ही डेमोक्रेटिक इंसान है तो उन्होंने भी लगा कि हाँ फेयर इनफ, बट मैं अकेले नहीं डिसीजन लूंगा, मैं अपने कॉलीग से डिस्कस करूंगा। तो वो पटेल और राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी के पास जाते हैं, ये कन्वे करते हैं कि जिन्हा की तरफ से ये प्रपोजल आया है। तो व्हाट आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग इज
कि उसी दिन, जिस दिन वो माउंटबैटन से सुबह मिलते हैं नेहरू, उसी दिन शाम को वो तुरंत पत्र लिखकर उनको सूचित करते हैं कि नहीं हो पाएगा। ये दोनों जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो एक साथ नहीं बैठ सकती। और द थिंग इज, उस टाइम पे हम में से किसी को इस बात का कोई यकीन नहीं था कि ये जो दो देश बन रहे हैं उनमें इतना कॉन्क्रीट डिफरेंसेस आ जाएंगे और दोनों एकदम ही कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे और एकदम ही दरवाजा जो है बंद हो जाएगा। ये यकीन नहीं था हम लोगों को, सबको लगा था कि खुद दरवाजे खुले रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। तो ये जो एपिसोड है ये उसका एक साइन है। पर ये 3 जून तो वही तारीख है शोभना जी जब माउंटबैटन प्लान आया। ये तो सेम डेट की घटना। माउंटबैटन प्लान जो आया था वो तो 3 जून को ही आया। हाँ, तो उसी की सुबह। हाँ, तो बड़े हिस्टोरिकल बात है ये भी, देखिए इम्पोर्टेंट है। सेम डेट में बड़ी घटना भी हुई है कि वो लोग डिस्कस कर सकते थे कि हम लोग साथ बैठे, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वैसे तो बहुत सारी बातें हमारे पास हैं पार्लियामेंट की करने के लिए शोभना जी, लेकिन समय जो है वो हो गया। और मैं दर्शकों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि किताब जरूर पढ़ें, शोभना जी की किताब। पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल होता है किताब लिख पाना, क्योंकि वो अपना काम होता है सारा दिन स्टोरीज के पीछे भागना, फिर स्टोरीज की एक डेडलाइन होती है और फिर स्पेशल एडिशन जाते हैं, संडे का कुछ देना होता है। इन सब के बीच में किसी पत्रकार ने बहुत मेहनत करके अगर टाइम निकाल के किताब लिखी है तो आप जरूर उस किताब को पढ़िए। हौसला अफजाई बड़ा जरूरी है पत्रकारों का, और शोभना बनी है तो बहुत शानदार किताब ये है। शोभना जी आपने समय दिया, एक बार फिर से बता दीजिए दर्शकों को बुक कहाँ मिलेगी। हाउसिंग द रिपब्लिक, ब्लूम्सबेरी पब्लिशर्स की पब्लिकेशन है और आपको आपके पास के किसी भी बुक स्टोर में और आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में अवेलेबल। और अगर आपको कहीं बुक किताब मिलने में दिक्कत आए तो आप हमको लिख सकते हैं, हम लोग आपको फिर कनेक्ट करेंगे जहां से बुक आपको आसानी से मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और शोभना जी की आप स्टोरीज भी पढ़ सकते हैं हिंदू में, वो लगातार लिखते रहते हैं पॉलिटिकल, तो बहुत सारे एक्सपोजर वो करती हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज हैं, उनको अभी आप द हिंदू अखबार में ऑनलाइन एडिशन में और प्रिंट में भी पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।